हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल वर्मा, आईएएस ऑफिसर, 16 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मई 2022 करंट अफेयर्स फॉर इंडियन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन 2023 के लिए। मैं करंट अफेयर्स आप लोग देख रहे होंगे, जैसे मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो जरूरी भी है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है आपके इंडियन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन को लेकर, और आपको एक लेवल एक अचीव करना पड़ेगा। जैसे आपको मिनिमम 70% मार्क्स चाहिए अभी अच्छी पोस्ट लाने के लिए, 65 to 70% मार्क्स चाहिए आपको इंडियन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। छोटी-छोटी चीज़ें पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन में आप ऐसा सोचेंगे कि बहुत ईज़िली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको इस लेवल पे पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप एक लेवल को क्रॉस कर जाएँगे ना, आपके टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स 80% के अबाउट आने लगे, तब आप समझिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, यहाँ पे हो जाए। ठीक है? तो आपको इस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जनरल स्टडी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको टारगेट आईएएस के थ्रू। परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं। जनरल स्टडी में टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ सारी चीज़ों को, टॉप 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लास नोट्स कवर करके मैंने पढ़ाए हैं। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं और जो भी सब्जेक्ट मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन करना चाहिए, दोबारा से पढ़ाने चाहिए, वो मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अभी कुछ दिन से मैं बीमार था, काफ़ी 8-10 दिन से काफ़ी बीमार था, मैं पढ़ा नहीं पाया आपको। और मैं भी शायद और आगे 5-6 दिन में आपको या 10 दिन तक ना पढ़ा पाऊँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कारण वो मैं आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था, वो मैं आपका ऑब्वियस है, मैं आपको उसको कंप्लीट करूँगा। विद इन 1 या 2 मंथ कंप्लीट हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जनरल स्टडी के जो भी 10 सब्जेक्ट थे, वो पूरे के पूरे मैं 100% कवर कर चुका हूँ। पूरे 10 सब्जेक्ट आपके कवर हो चुके हैं। एक्स्ट्रा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो भी आपको टारगेट आईएएस पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो आपको मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस सिर्फ आपको पढ़ना होगा। क्लियर? तो आप टारगेट आईएएस से जनरल स्टडीज, सिविल, मैकेनिकल पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो मेरी कंडीशन कुछ भी रहे, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आपको खुद से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गति शक्ति संचार पोर्टल। गति शक्ति संचार पोर्टल ये लॉन्च किया गया है भाई अश्वनी वैष्णव द्वारा। ये लॉन्च किया गया है। ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मिनिस्टर हैं आपके, और ये अश्वनी वैष्णव। लॉन्च गति शक्ति पोर्टल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको लिखिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अश्वनी वैष्णव ने इसको। इंपॉर्टेंट आपके ये पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं वो भी आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ यहाँ पे, और बता भी देता हूँ कि आपको ये पढ़ने चाहिए अच्छी तरीके से। तो गति शक्ति संचार पोर्टल में क्या है कि पहले बहुत जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे आपके कहीं पे टावर्स को इम्प्लीमेंट करना है, ब्रॉडबैंड स्पीड की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, या किसी भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या फिर किसी भी फैसिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लंबा प्रोसीजर होता था, उसमें काफ़ी टाइम लगता था। उसको गति शक्ति संचार पोर्टल के थ्रू बहुत ईजी कर दिया गया है। मतलब राइट ऑफ वे उसको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, राइट ऑफ वे के क्लियरेंस बहुत जल्दी मिल जाएंगे, और प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये क्लियरेंस का एक प्रोसेस है। गति शक्ति संचार पोर्टल के थ्रू जो भी आपके कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनको बहुत जल्दी ही उनके क्लियरेंस मिल जाएंगे, विद इन 20 to 22 डेज के अंदर। क्लियर? तो रॉ की क्लियरेंस बहुत जल्दी मिल जाएगी गति शक्ति संचार पोर्टल से। बस इतना है इसमें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। दिस इंटीग्रेटेड एंड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल विल फैसिलिटेट स्मूथ डिप्लॉयमेंट ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। क्लियर? तो ये आपका इंटीग्रेटेड और सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, वो फैसिलिटेट करेगा कि डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द उनको बहुत स्मूथली डेवलपमेंट किया जाए उनका। दिस पोर्टल विल एनविगेट द स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ द फास्टर क्लियरेंस। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि फास्टर क्लियरेंस, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो जाएगा आपका, फास्टर क्लियरेंस मिल जाएगा आपको राइट ऑफ वे का, विद द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द वेरियस डिजिटल वेस्ट प्रोजेक्ट। वैसे डिजिटल वेस्ट प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ टाउन टू टाउन डेंसिटी बढ़ानी है, जैसे टावर्स की कनेक्टिविटी बढ़ानी है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ानी है सभी के लिए। तो इससे होगा क्या कि दिस पोर्टल विल हेल्प इन द रोल आउट 5G नेटवर्क, जो भी अक्रॉस द कंट्री अभी बहुत जल्दी लगने वाले हैं। तो 5G नेटवर्क रहेंगे यहाँ पे एक इस पोर्टल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ईजी रहेंगी चीज़ें। Integration of the various infrastructure on this portal will help to get clearance of right of way applications within the span of 20 to 22 days के विद इन इस टाइम के अंतर्गत आपको यहाँ पे बहुत जल्दी से क्लियरेंस मिल जाएंगे चीज़ों को। इस पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने डेवलप किया? तो एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। क्लियर? आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो मैं बहुत इजी तरीके से जितना भी हो सकता है मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ।
बस जितना मैं बता रहा हूँ बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है आपको जनरल स्टडीज के पेपर में स्कोर करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, हो सकता है साल आपका इसमें क्वेश्चन मिले आपको पढ़ने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया स्टूड एट 54th प्लेसेस पे अभी लास्ट, ये बाइएन्युअल निकलता है, हर 2 साल में निकलता है ये ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये लास्ट जो 2019 में इसकी रैंक थी 46 थी इंडिया की। क्लियर, तो ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स में पहले अच्छी रैंक थी लेकिन अब डाउन हुई है, वो 54th रैंक पे पहुंच गया आपका विद अ स्कोर ऑफ 4.1, द ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2021। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स development index 2021 is evolution of the travel and tourism competitiveness index which has been published biannually for the last 15 years से आपके biannually publish हो रहा है, हर 2 साल में publish हो रहा है। The index assist a total 117 countries of the study. It identifies key factors in enabling the sustainable and resilient growth of the travel and tourism economy. क्लियर, तो इतनी चीजें नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है आपके लिए कितनी रैंक याद रखिए। ये ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स फर्स्ट पे आपको जापान की रैंक याद रखनी है 5.2 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे, 54th पोजीशन पे आपका इंडिया है, इसका पॉइंट है 4.1, और ये आपकी बाइएनुअली पब्लिश किया जाता है ये। क्लियर, तो सिंपल सी थी चीजें, इतनी सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ, इतनी सिंपली आप लोग चीजों को याद करके रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक डिजिटल बाउंड्री सी क्रिएट हो रही है मीडिया को लेकर, जैसे आपकी डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, 4 पिलर में आपका एक ये भी आता है प्रेस या मीडिया। इस मीडिया की एक जैसे बोल सकते हैं कि डिजिटल घेराबंदी हो रखी है इसकी, तो उसकी जो फ्रीडम है ना वो कम हो गई है गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर, देखें गवर्नमेंट की वजह से कैसे भी लें, और इन सभी की वजह से। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये आपका पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। क्लियर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये आपको 3 मई को इसका 3rd of मई सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फ्रीडम डे। The 20th edition of World Press Freedom Index was published by the Reporters Without Borders। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये जो फ्रीडम डे मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3rd of मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्लियर, तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। चलिए, और थीम क्या रही है साल की 2022 के लिए, जर्नल अंडर डिजिटल साइज। देखिए डिजिटल साइज, जर्नल साइज मतलब होता है, साइज का मतलब होता है घेराबंदी कर देना, डिजिटल घेराबंदी, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल साइज। चलिए सबसे पहले इसको पढ़ने से और आगे डिस्कस करने से पहले ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखी हुई यहाँ पर। जैसे भूटान की रैंक देखें, भूटान की लास्ट ईयर रैंक थी आपकी 65, इस साल इसने इंप्रूव किया 33 रैंक पे पहुंचा है। नेपाल की लास्ट ईयर रैंक थी 106, और नेपाल की भी रैंक यहाँ पे सुधरी है, 76 हुई है आपकी, 106 से 76 हुई है। हाउ द नाइबर्स फेयर। क्लियर, 100 श्रीलंका की बात करें 127 थी, अब इसके डाउन हुए 146 हुई है। यहाँ पे इंडिया की भी डाउन हुई है, 142 से 150 रैंक आई इंडिया की यहाँ पे। अफगानिस्तान 156, पाकिस्तान 157, बांग्लादेश 162, चाइना की 175। तो आपको इंपॉर्टेंट है वो इंडिया की रैंक याद करना कि आपकी लास्ट ईयर 142 रैंक थी और इसकी डाउन हुई रैंक और वो पहुंची 150 तक। क्लियर, द रैंकिंग ऑफ इन देखते हैं यहाँ पे। चलिए, इंडिया रैंकिंग इन द इंडेक्स हैज फॉलन डाउन टू 150 पोजीशन फ्रॉम द लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर कितनी थी 142 पोजीशन पर था। द रैंकिंग ऑफ द इंडिया नाइबर्स की बात करें तो एक्सपेक्ट दैट ऑफ द नेपाल has also slide down with the index flex. Nepal has jumped up to 30 points into the global ranking in इतना डाटा याद करने की आपको जरूरत नहीं। इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट याद करके रखिए। पाकिस्तान की रैंक में भी नहीं, मैं नहीं कहूँगा आपसे याद करने की जरूरत है, लेकिन मैंने आपको जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार ये 6 पोजीशन पे आपको। नॉर्वे की याद रख लीजिए, नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन में, डेनमार्क सेकंड पोजीशन पे, स्वीडन थर्ड पोजीशन में, एस्टोनिया आपकी 4th पोजीशन पे, फिनलैंड 5th पोजीशन पे। तो नॉर्वे का कितना याद रख लीजिए आप लोग। क्लियर, तो ये आपकी जो रैंकिंग निकाली जाती है और बिटवीन द लास्ट 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज, तो ये याद है 180 याद रखिए। रशिया को याद कर सकते हैं कि काफी, जैसे आपका रशिया यूक्रेन वार के बारे में आपको पता होगा, तो उसके लिए आप रशिया के याद करके रख सकते हैं। रशिया वाज प्लेस्ड इन 155th पोजीशन डाउन फ्रॉम द 150 थी और ये डाउन होकर 155 पोजीशन पे आया लास्ट ईयर। व्हाइल चाइना क्लाइम्ड अप फॉर द 2 पोजीशन विद द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्लेसिंग। तो चाइना का आपका देखा होगा लास्ट ईयर आपकी चाइना की रैंक थी 177 और आपकी जंप की है
और ये 175 पहुंचा है आपका। क्लियर, चाइना वाज प्लेस्ड एट 176 पोजीशन। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या याद करना है चीजें, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर। चलिए देखते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन एपेक। एपेक के बारे में जो स्टैटिक पोर्शन था इसका, एपेक के बारे में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने स्टैटिक जीके में आपकी सारी की सारी कवर कर रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको लेके तो मैं आपको यहाँ के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन मैं आपको लिखा है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे representatives of the United States, Japan and 3 other countries had briefly walked out for the Asia Pacific Economical Corporation Trade Minister meeting at IEOA 21st May 2022 to posted again Ukraine invasion by the Russia। इसका जो मेन एजेंडा रहा है प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूक्रेन इन्वेशन बाय रशिया। मतलब ये लोग प्रोटेस्ट किए हैं कि जो रशिया कर रहा है यूक्रेन इन्वेशन बाय द रशिया, रशिया का जो इन्वेशन है यूक्रेन के लिए उसके प्रोटेक्शन के लिए, और कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू पे भी, और ग्लोबली जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के को लेकर उन पे बात हुई है। और बस ये सब चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है इनमें सब चीज़ें पढ़ने के लिए। दिस इज टू डे मीटिंग दैट हैज हेल्ड इन बैंकॉक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेल्ड कहाँ पे हुई, तो बैंकॉक थाईलैंड, याद रख लीजिए बस आप लोग। यूक्रेन इन्वेशन बाय द रशिया, ये याद रख लीजिए आप लोग। दिस इज मीटिंग डिस्कस्ड वर हेल्ड ऑन द ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोस्ट कोविड 2019। 2019 कोविड का जो भी पोस्ट कोविड सिचुएशन आ रही है उनमें इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस को लेके डिस्कस किया गया है। द मिनिस्टर वर from the 21 member countries for the APEC meet virtually। मीटिंग हुई है, मीटिंग with न्यूजीलैंड सर्विंग एज अ चेयर। तो ये होस्ट किसने कराई है, न्यूजीलैंड ने। ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। एपेक के बारे में कुछ मैंने एक पॉइंट लिखा है स्टैटिक पोर्शन में, जो आपने जीके पढ़ाया ना, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। एपेक वाज फाउंडेड इन ईयर 1989 टू डिस्कस एन इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन फॉर फ्री ट्रेडिंग बाय द कंट्रीज ऑन अ पैसिफिक रिम। पैसिफिक रिम में जो भी आपकी फ्री ट्रेडिंग्स वगैरह के लिए एपेक को एस्टेब्लिश किया गया था। These countries cover 60% of global domestic product globally, around 40% of the world population and around 50% of the global trade volume। इतना डाटा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। The leaders of, ये मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आपको याद करने की जरूरत है, मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। जस्ट आप जो डिस्कस कर रहे हैं तो पोस्ट कोविड ग्लोबल इकोनॉमिकल रिकवरी को लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, तो प्रमोशंस ऑफ द क्लीन एनर्जी को लेके बात हुई है, और यहाँ पे बात हुई है कि बिजनेस फॉर द रीजनल बेनिफिट्स को लेके नेट जीरो न्यूट्रलिटी मस्ट बी अचीव बाय दी ऑल। तो इन मुद्दों पे बात हुई है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट हाईलाइट कर दिया, पढ़ लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, हर साल पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते रहिए, शायद किसी साल क्वेश्चन आ जाए आपका। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें 2-3 हो सकते थे, मैंने कवर किए। फर्स्ट है आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट अनुराग ठाकुर लॉन्च द मास्कोट। मास्कोट इस साल का क्या है, धाकड़, along with the official logo, official jersey and the 4th खेलो। और ये कौन सा आपका खेलो इंडिया का कौन सा पार्ट रहेगा, तो ये 4th इंडिया यूथ गेम्स रहेगा, 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 इज गोइंग टू हेल्ड इन हरियाणा। तो ये हरियाणा में होगा, और इसका जो मस्कट रहेगा वो रहेगा धाकड़। मिनिस्टर ऑफ हरियाणा हैज बीन अनाउंस्ड दैट हरियाणा विल बी होस्ट फॉर द फोर्थ सीजन ऑफ द खेलो इंडिया 2022। The first edition of the Khelo India Youth Game was inaugurated in 31st of January 2018 by the Prime Minister Narendra Modi 2019 में। क्लियर, तो 2 पॉइंट है इसमें याद करने के लिए। हरियाणा में होस्ट होने वाला है इस बार, और हरियाणा इसको होस्ट करने वाला है, और धाकड़ इसका मास्कट रहेगा। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे बेसिकली किया जाता है स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आपके 3rd क्लास में, 5th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में, उनके लर्निंग आउटकम्स लिए जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं उनके लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे। द आउटकम ऑफ द लास्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे वाज रिसेंटली रिलीज्ड, और ये फर्स्ट एडिशन ऑफ NAS वाज कैरिड आउट इन 2001। इट इज पीरियोडिक एक्सरसाइज carried out broadly an alternative year to monitoring the health of the country's school education system। देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम का कंट्री के किस तरीके से है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखिए कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे आपका बेसिकली किया जाता है हेल्थ टू मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ द कंट्रीज स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए। डिजाइन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद द नेशनल काउंसिल फॉर द एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, डिजाइन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद द NCERT। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू
provide a snapshot of the learning outcomes in the key subjects at the end of the class 3rd, class 5th, 8th or 10th. Compared with 2017, the national average score of the students across subjects have dropped by 47 marks. 47 मार्क्स से ड्रॉप हुआ है। किन किन सब्जेक्ट्स में देखिए, जैसे क्लास 3rd की बात करें तो एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन द लैंग्वेज मैथ्स और एनवायरमेंट साइंस हैज ड्रॉप्ड। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स के नाम याद करके रखने पड़े, क्या क्या सब्जेक्ट ड्रॉप हुए, तभी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए। आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। क्लास 5th में score in the language and maths or EVS has dropped. Class 8th national average score of the language, maths, science and social science come down. और class 10th में maths, science, social science and the modern Indian language scores has dropped. तो जो important point है आपके, वो आपके है नेशनल अचीवमेंट सर्वे में सबसे important रहेगा आपका कि ये जो आपका डाटा रिलीज करता है वो एक प्रॉपर, इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। तो प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ द लर्निंग आउटकम्स जो की सब्जेक्ट्स हैं ऑफ द क्लास 3rd, 5th, 8th और 10th के, और ये डिजाइन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन किया गया, और एक प्रॉपरली एक मॉनिटरिंग है आपकी, मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द कंट्री स्कूल सिस्टम, कि आपके कंट्री की जो स्कूल सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। क्लियर? चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS। थॉमस कप की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंट। थॉमस कप, इंडिया मेंस बैडमिंटन टीम विन द थॉमस कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर विद द स्टनिंग 3-0 विनिंग ओवर द पावर हाउस इंडोनेशिया इन द फाइनल। इंडिया ने विन किया आपका ये बहुत, इसको जैसे बात करें इसके सिमिलर टू द वर्ल्ड कप इन फुटबॉल एंड द डेविस कप इन टेनिस, तो काफी अच्छा रहा है। इंडिया टू 14 times winner Indonesia in the final of the Thomas Cup Bangkok Thailand में 14 times जो आपका विनर रहा है इंडोनेशिया, उसको हरा के आपका इंडिया जीता है, 3-0 से जीता है आपका। क्लियर? तो काफी अच्छा अचीवमेंट है आपका। विद द विन इंडिया ब्रेक इनटू द एलाइट क्लब ऑफ द चाइना, जो जैसे पहले हमेशा जीते थे चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और डेनमार्क हमेशा जीते थे, इनकी एलाइट कप को ब्रेक किया है और इंडिया जीता है इस बार। द कप हैज बीन won these 5 countries over the year जीत लिया था। थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने आपको थॉमस कप के बारे में, पढ़ लेते हैं। थॉमस कप इज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इन विच टीम्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट, डिफरेंट कंट्रीज से पार्टिसिपेट कर सकती है। इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कप है। द चैंपियनशिप इज कंडक्टेड एवरी 2 year, हर 2 साल बाद कंडक्ट की जाती है। एंड इंग्लिश प्लेयर फ्रॉम द 90s जॉर्ज एलन थॉमस वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस कप। जॉर्ज एलन थॉमस के पीछे जो मास्टरमाइंड था ने स्टार्ट किया था थॉमस कप को। ही प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ द चैंपियनशिप टूर्नामेंट फॉर द बैडमिंटन थॉमस कप, जो हर 2 साल बाद। पहले क्या था, एट वाज द स्टार्टिंग 1948 इज वाज द कंडक्टेड एवरी 3 year, पहले ये 3 year में कंडक्ट होता था। आफ्टर द 1982 इट वाज कंडक्टेड एवरी 2 year, इसके बाद ये हर 2 साल में कंडक्ट होने लगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे 2 नए जज मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो उसके जो हेड रहे कॉलिगम, जो कॉलिगम हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना। चलिए देखिए कौन कौन 2 जज मिले हैं इनको। एक तो मिले हैं इनको सुधांशु धूलिया, चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट के हैं, और ये जमशेद बुरजोर पर्डीवाला, ये भी आपके जज ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट के जज हैं आपके। एक तो गुजरात हाई कोर्ट के जज हैं आपके, और एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट है। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 जजेस, फर्स्ट और सेकंड, दोनों जजेस के नाम याद करके रखिए, कहाँ के थे ये भी याद रखिए। और इस कॉलियम के हेड रहे हैं आपके NV रमन्ना। एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 32 जजेस एट अगेंस्ट ऑफ द सैंक्शन, जो पोस्ट थी उसकी 34 पोस्ट सैंक्शन थी, लेकिन अभी तक थे 32, तो अब 2 जजेस और मिल गए तो उनकी हो गई पूरी टोटल 34। द फ्रेश अपॉइंटमेंट विल हेल्प रिगेन द 34 जजेस स्ट्रेंथ, तो 34 जजेस की स्ट्रेंथ थी उसको रिगेन किया गया। आर्टिकल नंबर 124(2) of the constitution govern the appointment of the judges of the supreme court। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट गवर्न की जाती है, आर्टिकल नंबर 124(2) से गवर्न की जाती है। क्लियर? इंडिया फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, तो कहाँ पे बना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा, आपको पूछा जाएगा। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब बाद ओपन रहता है हैदराबाद में ओपन किया गया है, क्योंकि हैदराबाद इस तरीके की टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और फार्मेसी से रिलेटेड का हब हमेशा से रहा है, तो ये आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। इट इज लोकेटेड इन द डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ द लाइफ साइंस हैदराबाद। रिलोकेटेड कहाँ पे है, डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ द लाइफ साइंस हैदराबाद में। द हब इज इंस्टीट्यूटेड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा इसको
स्टार्ट किया गया। फ्लो केमिस्ट्री आल्सो नॉन है कंटिन्यूस फ्लो केमिस्ट्री इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन इन द ट्यूब और अ पाइप। जो केमिकल रिएक्शन है ट्यूब और पाइप वो कंटिन्यूसली होती रहेंगी उनको बोलते हैं फ्लो केमिस्ट्री। Whereas the chemical reaction is running in the continuous flow stream rather than in the batch production। बैच प्रोडक्शन में कंटिन्यूस फ्लो हो गया। क्लियर? तो फ्लो केमिस्ट्री से यहाँ पे कंटिन्यूस वर्ड और ऐड कर लीजिए, बस आपको चीजें समझ में आ जाएगी। हैदराबाद में ये इसको ओपन किया गया है और डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ द लाइफ साइंसेज हैदराबाद में स्टेब्लिश है। क्लियर? The hub will help to for the greater incorporation of the flow chemistry techniques in the pharma sector as well as the adoption of the continuous synthesis for the manufacturing as achieving pharma ingredients। तो आपको इस कंटिन्यूस केमिस्ट्री से जो भी मिलने वाले एडॉप्शन सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। चलिए देखते हैं इंडिया फर्स्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय बायोगैस। इंडिया का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय बायोगैस कहाँ पे ओपन किया गया? मुंबई महाराष्ट्र। द इंडिया फर्स्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय बायोगैस वाज इनॉग्रेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। क्लियर? तो याद रखिए द स्टेशन वी विल expected to generate 220 units, बहुत छोटा सा है आपका, 220 units of the electricity from the food waste collecting from the nearby areas, mostly from the bulk generation like hotel and office। तो होटल और होटल्स और ऑफिस के जो फूड वेस्ट मिलता है उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। तो बायोगैसेस बनती है, बायोगैसेस आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और 220 यूनिट्स जनरेट कर रहा है वो। दिस एनर्जी प्लांट विल यूटिलाइज टू पावर स्ट्रीट लाइट्स एंड आल्सो चार्जिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल। स्ट्रीट लाइट को पावर करने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए। दिस प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर बिटवीन द ब्रिहमन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड एरोकेयर क्लीन एनर्जी का ये जॉइंट वेंचर रहा है। क्लियर? तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए इसको। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल रिसेंटली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 वाज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, रखा गया पार्लियामेंट में। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2026 टू अमेंड टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022 जो बना था उसको अमेंड कर रहे हैं 2021 के लिए। इन ऑर्डर टू फुलफिल द इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर द कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड नागोया प्रोटोकॉल। तो ये जो ऑब्लिगेशंस अंडर आएंगे तो कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आएंगे और नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल के बारे में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में आपको स्टडी में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। क्लियर? कुछ इसके की पॉइंट्स देखते हैं। तो इस बिल में जो अमेंडमेंट किए जाएंगे और क्या क्या चीजें इंप्रूव होगी। द बिल सीक्स टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स। तो आपको कल्टीवेशन के लिए वो इनकरेज किया जाएगा, इनकरेज टू कल्टीवेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। दिस बिल propose the extent Ayush participation। Clear? This will also facilitate fast tracking of the research, simplifying the patent application process, demonstrating certain offenses। बहुत सारी चीजें यहाँ पे की फीचर्स में ऐड होने वाली हैं। The bill is bring more foreign investment in the biological resources, research, patent, commercial utilization। The bill focus on the regulation also has been across the biological resources and knowledge across the monitored। The bill is also clarify the strength of the role of स्टेट बायोलॉजिकल बोर्ड। क्लियर? तो बहुत सिंपली इतना चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। जब अमेंडमेंट होगा बायोलॉजिकल तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, नागोया प्रोटोकॉल, इन चीजों को ऑब्लिगेशन, इन चीजों के अंडर में चीजें आपकी अमेंडमेंट किए जाएंगे। तो वो ऑब्वियस सी चीजें अमेंडमेंट किए जाएंगे तो इस तरीके से पॉइंट्स आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे आपको, लेकिन मैंने आपको बता दिया, पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो ऑब्वियस कि रिड्यूस होगा आपका वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स, प्रेशर जो आयुष पार्टिसिपेंट्स हैं उन पर प्रेशर कम हो जाएगा आपका, फास्ट ट्रैकिंग, रिसर्च फैसिलिटी, पेशेंट एप्लीकेशन ईजी हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट ईजी हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगेंगे, विल फोकस ऑन द रेगुलेशन भी ईजी होंगे। तो ये सब चीजें थी। यूनाइटेड नेशन एनर्जी प्लान ऑफ द एक्शन, इसमें भी देखेंगे यूनाइटेड नेशन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन में। तो इसमें दो प्लान ऑफ एक्शन लॉन्च किए हैं यूनाइटेड नेशंस ने। वो है आपका यूनाइटेड नेशन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025 एंड एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क। तो इन दोनों का नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा इसमें। इट सीट आउट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ द कलेक्टिव एक्शन बाय द नियर बाय 30 यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कमिटमेंट क्या क्या की है? कमिटमेंट आप कितने कमिटमेंट तो आपसे नहीं पूछ सकते एग्जाम में, चलिए लेकिन ब्रीफ में देखते हैं। टू सपोर्ट 500 मिलियन more people to gain access to the electricity, to support 1 billion more people to gain access to the clean cooking solutions, to ensure 100% increase in the renewable capacity globally, to ensure there are no new coal power plants in the pipeline after 2021, to facilitate 30 million jobs in the renewable energy and the energy affected by 2022 energy efficiency by 2025, to ensure doubling
एनुअल क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट ग्लोबली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये लोग सब वर्क कर रहे हैं आपके क्लीन एनर्जी को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। और जो आपका नहीं हो, नो न्यू कोल प्लांट नहीं खोलना चाहते, जो कन्वेंशनल प्लांट्स थे आपको, उनको मतलब उन पर वर्क नहीं होगा, वो पाइपलाइन में नहीं आएंगे, वो नहीं खोले जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये था आपका यूनाइटेड नेशनल एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें दो चीजें लॉन्च की गई, यूनाइटेड नेशनल एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025 एंड एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क। याद रखिए बस इतने बहुत सफिशिएंट आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निखत जरीन wins in women's world boxing championship। निखत जरीन won a gold medal at the 2022 IBS वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। क्लियर, इनका नाम याद रखिए बस आप लोग, निखत जरीन बुना गोल्ड मेडल। क्लियर, शी डिफीटेड थाईलैंड की जितपोंग जूतामास से जीती है। तो इनका भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, किनसे इनको डिफीट किसको किया है, जितपोंग जूतामास को डिफीट किया है। ये थाईलैंड की है और इनको 5-0 से हराया है। In the private division of the 52 kilogram category, she became the fifth Indian woman to win a gold medal in the boxing championship category। क्लियर, तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप कैटेगरी में फिफ्थ वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो अचीवमेंट है, इनको याद करना पड़ेगा आपको। चलिए, इंडिया बांग्लादेश, बहुत सिंपल से आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स बचे हैं, टू द पॉइंट से चीजें आपको सिंपली आपको मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, आप याद करके रखिए उनको क्लियरली। इंडिया बांग्लादेश कोऑर्डिनेट पेट्रोल कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, ये फोर्थ एडिशन ऑफ द इंडिया नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल आपकी कमिटेड एक्सरसाइज जो हुई है आपकी पेट्रोल ड्रिल इन नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में हुआ है, और ये बिटवीन 22 और 23 में हुआ है, 22 और 23 बाई 2022। बोथ यूनिट विल अंडरटेकिंग जॉइंटली पेट्रोलिंग किए अलोंग द इंटरनेशनल मरीन बाउंड्री लाइन एट द लास्ट आई। और ये आपकी लास्ट जो इनकी एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और बांग्लादेश की, बांग्लादेश कॉर्पोरेट वाइज कंडक्टेड अक्टूबर 2020 को हुई थी। तो अभी नेक्स्ट इनकी कब हुई, 2022 को, 22 से 23 मई के बीच में। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट था तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस तरीके से नवल एक्सरसाइज होती है, पूछा जाता है, एरिया पेट्रोलिंग वगैरह होती है तो पूछा जाता है। द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, अब इसके बारे में सिंपल सी चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं जो आपको सिंपल से बता रहा हूँ। थीम आपको याद रख लीजिए, बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर फॉर दी फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसकी जो 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस रही, इसकी थीम क्या रही। तो बहुत सिंपल सा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, इसकी थीम रही है बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर फॉर दी फॉरेस्ट। तो सिंपल से फॉरेस्ट से रिलेटेड होगी, पार्टिसिपेट विद द WFC इन soil forest liquidation as covering the urgent need to action to achieve a green healthy and resilient future for the forest। तो green healthy और resilient future for the forest के लिए 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस की समिट हुई। और कांग्रेस held as a youth cell for the action of the ministerial cell and sustainable world। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, और बहुत सिंपल सी चीज है, आपको इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर PM वानी की बात करते हैं। PM वानी, वानी यहाँ पर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस से है, PM वानी। क्लियर, तो PM वानी ये लॉन्च किया गया है आपका रेलटेल में। मिनी रत्ना कंपनी है आपकी, मिनी रत्ना PSU है। लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस network interface PM Mani scheme on Monday, providing access to its public Wi-Fi services across 100 train stations in the 22 states। PM Mani is Department of the Telecom, Department of Telecom का है आपका ये PM Mani initiative to connect all silo Wi-Fi network for the simplicity of the user, increase the broadband adoption in among the general public। क्लियर, तो PM Mani ये इसको लॉन्च किया है रेलटेल ने, और रेलटेल यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। ये मिनी रत्ना कंपनी है, और मिनी रत्ना कंपनी और 100 रेलवे स्टेशन से 22 टेली और 22 स्टेट्स में हुआ है। एंड्रॉइड यूजर कैन कनेक्ट द वाईफाई नेटवर्क बाय द डाउनलोडिंग द वाईफाई डॉट, याद रखिए वाईफाई डॉट को कनेक्ट कर सकते हैं इस ऐप को, और ये आपको जो भी रेलवे स्टेशन पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्ट वो बाद में एक सिंपल सा KYC करके पासवर्ड देके कनेक्ट कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड बाय क्लोज कोलैबोरेशन फॉर C.DOT। सॉफ्टवेयर जो बनाया गया वाईफाई डॉट, ये आपका बनाया गया है C.DOT कोलैबोरेशन के साथ। दिस मीन्स कनेक्टिंग द वाईफाई बाय द मोबाइल ऐप वुड बी
addition to the present technique of the connecting the Wi-Fi these station by selecting the real Wi-Fi services set interface. तो PMRE based access make it easier to use बानी बेस्ड पब्लिक वाईफाई अलाउइंग वन टाइम KYC करनी रहेगी इसमें बाईपास वन टाइम पासवर्ड। सिंपल सी चीज़ है, इतना नहीं है इसमें पीएम बानी में। तो जो भी पीएम बानी में था वो याद है आपका रेलटेल। ये की पॉइंट्स हैं आपके, कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। रेलटेल याद रखना है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, और वाई डॉट ये आपका ऐप रहेगा, और सी डॉट के साथ कोलैबोरेट करके चीज़ें बनाई गई। चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चिप्स के बारे में काफ़ी यूज़ में आ रही है आपकी, और AI के बारे में बात करते हैं, AI चिप्स के बारे में बात करते हैं। तो द एडॉप्शन ऑफ द AI चिप्स इन डिफरेंट डिवाइसेस हैज रेज्ड कंसिडरेबली, बहुत ज़्यादा एडॉप्शन बढ़ रहा है इनका, और क्योंकि इनकी स्पीड अच्छी रहती है और बहुत मार्केट लीडर्स NVIDIA recently announced its H100 GPU graphical processing unit, which is said to be one of the world's largest and most powerful AI accelerators, packed with the 100 billion transistors हैं एक चिप में। क्लियर समझ सकते हैं। The adoption of the artificial intelligence chips has been raised the chip making, designing different types of these chips powered AI applications such as the natural language processing NLP। AI चिप्स के बारे में बात करते हैं तो सिंपल सी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, पढ़ लीजिए आप लोग यहाँ पे। AI चिप्स आर बिल्ड विद स्पेसिफिक आर्किटेक्चर एंड हैज बीन इंटीग्रेटेड AI एक्सेलरेटर टू सपोर्ट डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन। डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन उनको सपोर्ट करता है। डीप लर्निंग आर मोर कॉमनली नोन एज एक्टिव न्यूरल नेटवर्क और डीप न्यूरल नेटवर्क ANN और DNN इज ए सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग की सबसेट है एंड कम अंडर द ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑफ AI, और ये सभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में आते हैं। इट कंबाइंस अ सीरीज ऑफ कंप्यूटर कमांड्स, एल्गोरिथम्स एंड सिमुलेट एक्टिविटीज इन द ब्रेन स्ट्रक्चर। DNNS as a through a training phase learning new collaboration and the exhibit data. DNSS then interfere by applying these capability learned during the deep learning। सिंपल सी चीज़ है और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस सब बात की जा रही है यहाँ पे AI चिप्स के बारे में। 3 टाइप्स ऑफ द AI चिप रहेंगी आपकी, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप सर्किट्स और फील्ड प्रोग्रामिंग गेट एरे, और आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU और GPUs में रहेगा, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। प्लास्ट इंडिया 2023, प्लास्ट इंडिया एक एग्जीबिशन रहेगा, एग्जीबिशन है आपका इंटरनेशनल प्लास्टिक एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन, जिसके थ्रू एक अवेयरनेस फैलाई जाएगी लोगों में, और जो भी आइडिया और टेक्नोलॉजी उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा। बस इतना है इसमें प्लास्ट इंडिया 2023 में। तो प्लास्ट इंडिया refers a series of exhibition under the Plast India Foundation which has been held in the 11th International Plastic Exhibition। 11th International Plastic Exhibition हुआ conference and the convention from the 1st to 15th of February। जो conferences और conventions हुए हैं वो आपको 1 से 15 फरवरी 2023 में न्यू दिल्ली में हुए आपके लिए। The exhibition will provide opportunity for the employment generation, facility of growth of the Indian plastic industry, and make India hub of the sourcing plastic for the global need। Clear? Plast India 2000 will showcase India as a global hub for sourcing process items related to the plastic, raw material, machinery, product, and use in the all segments of the human life। Exhibition of the like Plast India to import because they will attract international plastic players and countries, provide a platform to learn exhibition ideas for the technology। सिंपल सा प्लास्ट इंडिया के बारे में बस याद रखिए, एग्जीबिशन से एक टाइप का जिसमें एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क कर रहा है, आपको एक्सचेंज द आइडियाज और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर? तो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, सिंपल सी बात है, एक अवेयरनेस टाइप का एक प्रोग्राम है। चलिए देखिए, ट्राई हब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया गया है। A memorandum of understanding (MOU) has been signed between the regional medical research centers and SC or ST development to establish a tribal health observatory (TriHub) in the state of Odisha। TriHub establish कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है, और MOU साइन किनके के बीच में है? रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर्स और SC ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बीच में। क्लियर? तो इसमें क्या है, जो हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। दिस TriHub is the first in India इसलिए याद करने के लिए जरूरी है आपके लिए। This observatory will be took into the establishment depository regulations and the health of the all tribal population in Odisha। जो ओडिशा में जो भी आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है, SC ST कैटेगरी के लोग हैं, और सभी के मेनली आपके ST कैटेगरी के लोग, उनसे उनके हेल्थ रिलेटेड इशू और डाटा सारी चीज़ यहाँ पर रखी जाएंगी, और
रेगुलेट भी किया जाएगा हेल्थ रिलेटेड इशू को। वर्ल्ड नो तम्बाकू डे आपके सेलिब्रेट किया जाएगा 31 मई, वर्ल्ड नो तम्बाकू डे। एवरी ईयर on 31st World No Tobacco Day is observed, and it is celebrated in order to raise awareness about the dangers of using the tobacco. किस तरीके से tobacco dangerous हो सकती है। In the day measure aim to raise global awareness about the epidemic of the tobacco and needless death and disease its causes. The theme of the No Tobacco Day is tobacco is killing us and our planet. Tobacco is killing us and our planet। याद रखिए 31 मई याद रखिए, बस इतना बहुत है आपके लिए। नेशनल टेक्नोलॉजी डे observed every year 11th May across the country। नेशनल टेक्नोलॉजी significant history historical importance in India। थीम याद रखिए इसकी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। क्लियर। थीम वाज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और 11th May ये इंपॉर्टेंट है। राजीव कुमार पहले थे आपके करंट, जो आपके थे करंट इलेक्शन कमिश्नर थे, अब उनको नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। राजीव कुमार अब आपके होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे आपके राजीव कुमार। अनाउंसमेंट ये किसके द्वारा किया गया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 324(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और उनको और उनके इम्पीचमेंट हटाने की वो सेम रहेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह को हटाया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस फ्रॉम एनी मैनर एंड ऑन ग्राउंड सिमिलर टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो नाम याद रखिए राजीव कुमार, ये है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलिए, आपको जैसा भी पता होगा, रिसेंटली आपको पता होगा श्रीलंका क्राइसिस के बारे में। तो जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आया श्रीलंका में, उसके बारे में आपको पता होगा। तो वहाँ पे आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले महिंद्रा राजपक्षे थे, अब वो चेंज हो गए हैं, अब उनकी जगह आए हैं आपके रानिल विक्रमसिंघे आए आपके। रानिल विक्रमसिंघे was sworn in as a 26th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ये 26th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका है आपके। क्लियर। विक्रमसिंघे हैज रिप्लेस्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षा who has recently resigned for his post due to economic crisis in country. Economic crisis in country. The country is facing widespread shortage of food and fuel, as well as a rising inflation and skyrocketing prices of the essential commodities. The nation is also facing hour-long power cut supply, or hence the citizens of the nation has protection across the country against the government। क्लियर। इकोनॉमिक क्राइसिस आई है कंट्री में, उसकी वजह से आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे महिंद्रा राजपक्षे, उन्हें रिजाइन किया है और रानिल विक्रमसिंघे बने आपके। क्लियर। इंपॉर्टेंट याद रखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से चेंज किया गया है। इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज, इंडियन राइटर गीतांजलि श्री एंड द अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल won the इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज फॉर द टॉम ऑफ सैंड। याद रखिए, टॉम ऑफ सैंड रिटर्न किसके राइटर कौन है आपके? गीतांजलि सिंह, और अमेरिकन ट्रांसलेटर है, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज जो मिलता है वो किसी भी इंडियन या आपके हिंदी में लिखी बुक्स इनको नहीं मिलेगा, जो आपकी पब्लिश्ड हो, इंग्लिश में पब्लिश्ड हो या इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हो और वो यूके और आयरलैंड में पब्लिश की जाए, क्लियर, तभी मिलती है। तो रिटन बाय द गीतांजलि श्री और जो अमेरिकन ट्रांसलेटर है डेजी रॉकवेल, इनको मिला है, और जो भी अमाउंट मिला है 50-50 में स्प्लिट किया गया। Originally written in Hindi, it is first book in Indian language to win the high profile award। पहली बुक है जिसने हाई प्रोफाइल अवार्ड जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज याद रखिए। विच रिकॉग्नाइज नेशनल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। द इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज इज अवार्डेड टू बुक which is translated into English and the published in the UK और आयरलैंड। क्लियर। कोई भी इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज अगर लेना है किसी बुक को, तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होनी चाहिए इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश इन यूके और आयरलैंड। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैन बुकर्स प्राइज। ये मैन बुकर्स प्राइज से बिल्कुल डिफरेंट है, विच अवार्डेड फॉर द वर्क रिटन इन इंग्लिश। इट हैज बीन वोन इन द पास्ट बाय इंडियंस। चलिए देखते हैं। अभिलाषा बराक
अभिलाषा बराक, बस इनके बारे में सिंपल से आप याद रखिए कि हरियाणा कैप्टन अभिलाषा बराक हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ज्वाइन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स। ये पहली महिला है जिन्हें आर्मी एविएशन कॉर्प्स को ज्वाइन किया। एज अ कॉम्बैट एविएटर आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन की ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और ये 36 ऑफिसर्स के साथ कनेक्ट किया है। कॉम्बैट कोरोनल, शी हैज बीन असाइंड एज अ सेकंड फ्लाइट और शी हैज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी फ्रॉम द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। बस ये इंपॉर्टेंट है, इतना ये पॉइंट याद रखिए बस आप, ये वाला क्लिक। और डिटेल में पढ़नी वाली चीजें लिखी है वहाँ पे। रॉयल गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल आपके इंडियन, जो आपके रॉयल गोल्ड मेडल ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। और इंडियन आर्किटेक्ट जिनको दिया गया है वो है बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। इंडियन आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी, बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए। ये रॉयल, चलिए मैं आपको पढ़ लेता हूँ। द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर हैज रिवील्ड दैट इंडियन आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी will be the recipient of 2022 रॉयल ट्रॉफी। जो रॉयल ट्रॉफी मिलने वाली है किसको मिलेगी? बालकृष्ण दोषी को। द रॉयल गोल्ड मेडल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। पूरे वर्ल्ड में सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है आर्किटेक्चर के फील्ड में। इट इज प्रेजेंटेड बाय द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर। द prestigious medal is approved personally by the UK's Queen Elizabeth and given to the recognition of the lifetime work that has been significant influence in the advancement of architecture. Clear? I think आपको क्लियर हो गया वो। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड ये मिला है आशा को। इंडिया 1 मिलियन ऑल वुमेन accredited social health activist आशा, accredited social health activist आशा वर्कर्स। आपने देखे होंगे अपने अराउंड से आशा वर्कर्स विलेजेस में। आशा वर्कर्स काफ़ी वर्क करते हैं जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं अपने सोसाइटी से। और जो भी आपके फैसिलिटीज़ होती हैं, ट्रीटमेंट है, कुछ भी फैसिलिटी है, वैक्सीनेशन है, चाइल्ड्स और कुछ भी है आपका, न्यूट्रली सैनिटाइजेशन है, वो सारे आपके इंटरेक्ट करती हैं पर्सन टू पर्सन। और जो डोर टू डोर चेक करती हैं सारी चीज़ों को और जाके वहाँ पर प्रोवाइड कराती हैं। जो भी मेडिकल फैसिलिटी है आशा वर्कर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। और ऑनर्ड विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 at their crucial role in the providing direct access to the healthcare facility in the rural areas with their indifferent effect to rein in the coronavirus pandemic in the country. क्लियर? तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। यहाँ पे आशा के बारे में मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है। आशा का मतलब होता है होप। और आशा वर्कर्स आर इंडियन गवर्नमेंट एफिलिएटेड हेल्थ केयर वर्कर्स हु इज इन फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन द रूरल एरिया। वो पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहते हैं इन द रूरल एरिया। दे वर्क इन द प्राइवेट मैटरनल केयर एंड इम्यूनाइजेशन चाइल्ड्स अगेंस्ट वो सारी जो आपकी हैं जो हमने यहाँ पे लिखे रखी है, सारी फैसिलिटी डोर टू डोर कनेक्ट होती है। मतलब मेडिकल फैसिलिटीज जो रूरल एरिया में प्रोवाइड करा सकती है वो आशा वर्कर्स के थ्रू दी जाती है यहाँ पर सिंपली। चलिए नेक्स्ट है आपका पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज 2022 4 लोगों को मिला है। वैसे 106 क्लास ऑफ पुलित्जर प्राइज विनर इन द जर्नलिज्म, बुक, ड्रामा, म्यूजिक के फॉर्म में दिया जाता है आपको। और पुलित्जर प्राइज इज अवार्ड इज अचीवमेंट इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिक कंपोजिशन विद इन द यूनाइटेड स्टेट में। 4 इंडियन फोटोग्राफर्स नॉट न्यू एजेंसी, इनको जो 4 इंडियन फोटोग्राफर है इनको मिला है ये पुलित्जर प्राइज 2022 का। वो है आपके, पहला है आपके दानिश सिद्दीकी, अदनान अवीदी और ये आपकी सना इरशाद मट्टू और ये हैं आपके अमित दवे। तो 4 लोग इनके नाम याद रखिए, दानिश सिद्दीकी, अदनान अवीदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। क्लियर हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेक्चर बनाने के लिए कुछ सोर्सेज का यूज़ किया है। आपको पसंद आते हैं वीडियोस पढ़िए और टू द पॉइंट्स जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। तब भी आपको लगता है कोई पॉइंट मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, कमेंट करके बताइए, मैं उस पॉइंट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा आपके लिए। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।